कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। देखो, यहाँ रहना कितने लोग चाहते हैं यहाँ रहने के लिए। वैसे ये सेंटर परमानेंट खोलने के लिए दिया है, परमानेंट चालू रखना है, मगर सेवादार चाहिए। कितने लोग हैं सेवा करने के लिए? चलो बोलो, बंद करेंगे कि यहाँ से चालू रखेंगे? हाँ, क्या सेवा कर पाओगे? मार्केट से सारी चीजें लाना है, ला पाओगे? हाँ, जो कुछ जूस वगैरह बनाना है बना पाओगे? सबके लिए कितने लोग ऐसे तैयार हैं? एक पैसा मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सेवा ही है। हाँ, अंकित जी, लोगों का नाम लिखो। कभी कभी आ सकते हैं। नहीं, कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, परमानेंट, आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक, कभी कभी हमेशा नहीं। के लिए वो तो वही है जो बंधन मुक्त है ना, बंधन मुक्त है, घर से छुट्टी मिल जाए जिसको, वही रह सकता है। चलो धन्यवाद। अंकित से नाम लिखवा लेना कितने लोग तैयार हैं, ठीक है? एडवांस रिटायर्ड सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजकुमार भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई और सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 23 मार्च पंजाब होशियारपुर में जो शिविर चल रहा है 5 दिन का, दूसरा दिन, पहला सेशन। साधक मित्रों, आप सब लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो ये तप सेवा सुमिरन का एक रास्ता हमें मिल रहा है। बहुत भाग्यशाली है हम। कई लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए हैं। जो लोग आ पाए हैं वो बहुत भाग्यशाली है। ये एक साधना है। साधना के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो जंगलों में जाके साधना करते थे। क्या सुविधाएं थी वहां? कुछ भी नहीं। क्या खाते थे वे लोग? कंदमूल, फल, फूल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीजों का ये उपयोग करते थे और लाखों साल की आयु भुगतते थे। लाखों साल, 10-10 हजार साल तक तो उन लोगों ने तप किया है। तप सोचो कितनी आयु होगी इन लोगों की। लाखों साल की। आज 100 साल का भी कोई हमारी नजर में नहीं आ रहा। शायद कहीं कहीं कोई 100 साल का मिलता है। क्या हुआ? क्यों वे लोग लाखों साल की आयु भुगतते थे, हजारों साल की आयु भुगतते थे? तो हमारी सोच ऐसी है, हम ऐसा मानते हैं कि वो सतयुग था। सतयुग में सभी जीते थे। आज कलयुग है। नो डाउट युग बदलता रहता है, मगर सतयुग और कलयुग में बदला क्या? सूरज वही है या बदल गया? चांद वही है या बदल गया? ब्रह्मांड वही है या बदल गया? पृथ्वी वही है या बदल गई? हवा वही है या बदल गई? बदला क्या? इंसान बदला। हाँ, इंसान की सोच बदली।
वजह क्या? सोच बदलने की वजह क्या? इंसान को बदलने की वजह क्या? खाना पीना गलत हो गया। इंसान का आहार बदल गया। इंसान का आहार बदल गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हुई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाँ? इंसान में भी और तो कोई बदलाव नहीं आया। पहले भी 2 पांव थे, आज भी 2 पांव है, 2 हाथ थे, 2 हाथ है, आज भी है। हाँ? सारी चीजें वही है। बदल गया तो सिर्फ और सिर्फ इंसान का आहार बदल गया। 100 साल का कोई इंसान हमारी नजरों में नहीं आते हैं तो कहीं कहीं कोई 60 साल में कोई चला जाता है तो हमें इतना दर्द नहीं होता। हम ये बोलते हैं कि अरे वो तो बूढ़े थे, 60 साल के थे। 60 साल का बूढ़ा हो गया। पहले 50 साल के बाद तो शादी के बारे में सोचते थे कि अब शादी करनी चाहिए। हाँ? और 60 साल में चला जाता है तो बोलते हैं कि वो तो बूढ़ा था। तो आहार की वजह से आज जो समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हो, कौटुंबिक समस्याएं हो, धार्मिक समस्याएं हो, मानसिक समस्याएं हो, बौद्धिक समस्याएं हो, चैतिक समस्याएं हो, आध्यात्मिक समस्याएं हो, आत्मिक समस्याएं हो, जो समस्याएं हैं, राजकीय समस्याएं हो, नेशनल समस्याएं, इंटरनेशनल, सारी समस्याओं की जड़ यदि कुछ है, कोई है, तो वो है हमारा आहार। आहार का प्रभाव। स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे। कल हम वहां आके रुके थे। हजारों रोग हैं, कारण एक है कब्ज। क्या खाने से कब्ज होता है? तो उसमें हमने बताई थी 2 चीजें। एक है दूध और दूध से बनी XYZ जो भी चीजें हैं वो। ये प्रयोग है, आप बंद करके देखो। आप बंद करके देखो, आपको पता चल जाएगा। यहां 5 दिन में मिलने वाला है नहीं दूध और दूध से बनी चीजें, तो आपको 5 दिन में पता चल जाएगा। अरे 5 दिन में क्या, 1 दिन में तो पता चल गया। कोई दूध मांग रहे थे। हाँ, कोई रात को दूध मांग रहा था, पता चला हमें। रात को कोई दूध मांग रहा था, रात को कोई खाना मांग रहा था। हाँ? रात को कोई 9 बजे खाना मांग रहा था। क्या है ये भाई? हाँ? देखो, आज तक हम सब खाने के लिए जी रहे थे। आज तक हम खाने के लिए जी रहे थे, अब जीने के लिए खाना है। आज तक यही सोचते आए, क्या खाए, ये खाए, वो खाए, ये खाए, कितना खाए, यहां खाए, वहां खाए। खा के हमारी बॉडी को हमने खत्म कर दिया। खाना हम नहीं खा रहे हैं, खाना हमको खा रहा है। वही हालत हुई ना। देखो 50-60 साल की उम्र में लोगों की क्या क्या हालत है। क्या हालत है। 45 एज की उम्र में मैं 65 का लगता था। यह हालत थी मेरी। 45 की एज में 65 का लगता था। लोग मुझे बुढ़ा मानते थे। नाउ आई एम 69 years young। 69 years young, not old। दिन ब दिन युवा होता जा रहा हूं, दिन ब दिन। क्या चमत्कार है ये। क्या क्या खाता था मैं। मेरा एक्सपीरियंस, टाइम इतना तो मेरे पास नहीं है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं मेरा अनुभव। नाम तो सबको पता है, नरहरि पंड्या, नॉर्थ गुजरात, पाटन डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं। छोटा सा गांव है मेरा, 250-300 ही परिवार रहते हैं। पूरा गांव ब्राह्मणों का है, मैं भी ब्राह्मण हूं।
और ग्रामीणों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है खाना? हाँ, मीठा। हाँ, मीठा, हलवा हलवा। तो मुझे भी ये सब पसंद थे। हमारे वहां लड्डू बनाते हैं, और संस्कृत में कहावत है, ब्राह्मणः मोदकानां प्रियाः। ब्राह्मणों को लड्डू सबसे प्रिय होते हैं, और मुझे थे 19-20 लड्डू में आराम से खा, आराम से। और हमारे लड्डू इतने छोटे नहीं होते, मिनिमम 200-250 ग्राम का एक लड्डू। हमारे लड्डू इतने बड़े होते हैं। 19-20 लड्डू में आराम से खाता था, शर्त पे। एक बार में एक जगह पे बैठे बैठे शर्त लगाने पे, वैसे हर रोज तो कौन खिलाएगा? 150 गुलाब जामुन में आराम से खा सकता था। 150 गुलाब जामुन में आराम से खा सकता था। देखो, ये व्यासपीठ है। व्यासपीठ का महत्व आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोला जाता। यहाँ बैठ के झूठ बोलना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। 150 गुलाब जामुन में आराम से खा सकता था। पूड़ी, 100 पूड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं बीएड हूं। जब बीएड में एडमिशन लिया, टीचर ट्रेनिंग, तो पहले तो आपसे रूम पे खाना बनाते थे, मगर बीएड में काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती थी, तो सोचा चलो लॉजिंग होटल में बनवा ले। तो वहां पे खाने के लिए तय कर लिया हमने, वहां खाते थे। तो एक बार मैं खाना खा के हाथ धो रहा था, वो लॉज वाला आया, पंड्या जी ये दो रोटी ले लो। मैंने बोला नहीं भैया, देखो विज्ञान हमें ये बताता है कि 2 रोटी की 2 नेवले की जगह रखनी चाहिए, भरपेट नहीं खाना चाहिए। और मैं भरपेट नहीं खाता हूं, मेरा हो गया। नहीं, आज तो भरपेट खिलाना है, चलो ये 2 रोटी ले लो। ठीक है, रख लो। 2 रोटी मैंने खाई। तो बोले अब तो जगह नहीं रही। नहीं, मैं जगह रखता हूं 2 रोटी की। तो बोले मैंने आपको दी ना, चाहे तुमने दी, मगर फिर भी मैं 2 रोटी की तो जगह रखता हूं। तो बोले अभी रुको, मैं और 2 और लेके आया। बोले और? मैंने बोला अब भी 2 रोटी की जगह। मैं भरपेट खाता ही नहीं। ऐसा कर करके 80 रोटी उन्होंने डाली। मैं मना करता रहा, अरे भाई क्यों परेशान होते हो, मैं भरपेट नहीं खाता हूं। दूसरे जो आ रहे हैं उनको खिलाओ। बोले नहीं, आज तो आपको भरपेट खिलाना ही खिलाना है। 80 रोटी उन्होंने डाली, मैं खा गया। बोले अब क्या करें? मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, जाने दो भाई। नहीं, शर्त लगाओ। मैंने बोला क्या शर्त लगानी है? बोले आप 300 रोटी खा सकते हो। मैंने बोला आज तक नहीं खाई, न किसी ने खिलाई। तो बोले आज शर्त लगाते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। यदि आपने 300 रोटी खा ली तो वो 1980 की बात है। उस टाइम पे 100 रुपया ही लवाजम था। 1 महीने का 100 रुपया ही देना था इनको। तो बोले यदि आपने 300 रोटी खा ली तो मैं साल भर आपको मुफ्त में खिलाऊंगा, 100 रुपया नहीं दूंगा। यानी 1 साल का 1200 रुपये की शर्त हो गई। 80 की साल में 1200 रुपया कम नहीं था। और यदि आपने नहीं खाई तो आपको 1200, ये पर मंथ तो 100 देना पड़ेगा, मगर 1200 और देना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों भाई परेशान होते हो? परेशान करते हो ऐसा नहीं बोला मैंने, क्यों परेशान होते हो? बोले नहीं, बस आज शर्त लगानी है। ठीक है चलो, मैं तैयार हुआ। थोड़ा खोल दिया, चैन क्लिप सब खोल दी। मैंने बोला ये 80 जो खाई है उसकी गिनती उस पर करनी है या अलग से 300? ये बताओ पहले। नहीं, बोले 80 को गिन लो, इसमें कोई बात नहीं। देखो आपकी मर्जी। शुरू हुआ हमारा खेल। 250 खाई, 250 रोटी मैंने खाई। बोला नहीं 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 पंड्या जी, ऐसे नहीं। तो क्या? ऐसा करो 1 घंटे के लिए, नहीं ऐसा नहीं, मैं बनाऊं और तुम खाओ, कौन थकता है?
वो बोला मैं बनाता जाऊं और तुम खाते जाओ, कौन थकता है? अरे भाई तेरा तो पेशा है, तू 20 केजी आटे का भी रोटी बना सकता है पूरे दिन में, थकेगा कैसे? मैं थोड़ा 20 केजी खा जाऊंगा। यदि शर्त लगानी है तो ऐसी लगाओ, मैं तैयार हूं, 1 घंटा मैं आपको देता हूं, 1 घंटा, किसी की हेल्प आपको नहीं लेनी है। रोटी जैसी बनती है ऐसी रोटी मैंने आज तक नहीं खाई, वो ऐसी रोटी बनाता था बंदा, आज तक मैंने नहीं खाई, चाहे मेरी घरवाली क्यों न बनाए, ऐसी रोटी नहीं खाई। तो 1 घंटा मैं आपको देता हूं, जितनी स्पीड करनी है इतनी करो। रोटी न कच्ची होनी चाहिए, न जली हुई होनी चाहिए, न छोटी होनी चाहिए, न मोटी होनी चाहिए, ऐसी रोटी होनी चाहिए। 1 घंटे में जितनी बनानी है उतनी बनाओ, मैं खाता रहूंगा। बोले ठीक है। उसमें भी वो हार गए, बोले नहीं ऐसे तो नहीं। तो फिर छोड़ो ना यार, मुझे जाने दो, मुझे कॉलेज जाना है। एक बार कोर्ट में मैजिस्ट्रेट, मेरा ग्रुप पार्टनर एडवोकेट था, छुट्टी में इंटरवल में सब बैठे थे, खाने की बात निकली तो बोले श्रीखंड, श्रीखंड जानते हैं सब? ये जानते हैं, श्रीखंड जानते हैं। हाँ दही का बनता है। हाँ, दही का बनता है। दही का तो नहीं, उसमें तो सिर्फ मलाई होती है, वो जो उसको छान सिर्फ क्रीम ही होता है। तो इसे क्रीम तो बोलते हैं, आइसक्रीम, ठंडी क्रीम, क्रीम ही है वो, बहुत हैवी होती है, ज्यादा नहीं खा सकते। तो मैजिस्ट्रेट ने बोला कि ये आइसक्रीम कितना खाया जा सकता है? तो मेरा रूम पार्टनर बोला कि मेरा रूम पार्टनर है, वो 2 केजी खा सकता है। मैजिस्ट्रेट बोले अरे भाई पागल हो क्या, हाँ श्रीखंड कोई 2 केजी खा सकता है? बोले हाँ वो खा सकता है, बुलाओ चलो। चालू कोर्ट में वो मुझे बुलाने आया, मैं तो कॉलेज से आके आज से खाना बनाते थे, खाना खा के सोया ही था। बोले चलो कोर्ट में। मैंने बोला मेरा क्या गुनाह भाई, मैं कोर्ट में आऊं? बोले मैं शर्त लगा के आया। कौन सी? तो बोले श्रीखंड की, 2 केजी श्रीखंड खाना है तुझे। मैंने बोला पागल, मर जाएगा इंसान, कोई नहीं खा सकता। तो बोले तू मर गया तो मैं लिख के देता हूं, तेरा परिवार का लालन पालन मैं करूंगा। मगर मैं शर्त लगा के आया हूं, मेरी इज्जत का क्या, मेरी नाक का सवाल है, तुझे आना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। अरे तू लिख के देगा, मैं तो चला जाऊंगा ना। हाँ बोले चाहे कुछ भी हो मगर तुझे आना पड़ेगा। चलो भाई हम गए मैजिस्ट्रेट के पास बैठे। मैजिस्ट्रेट ने उलट तपास की, कभी खाया है क्या? मैंने बोला नहीं, किसी ने खिलाया नहीं। तो बोले खा पाओगे? पता नहीं, खाया नहीं तो कैसे बताऊं खा पाऊंगा, कोशिश करता हूं, ये शर्त लगा के आया है तो। मंगवाया, खाने लगा मैं, थोड़ा सा बचा था। मैंने बोला किसी को लेना है तो? हाँ बोले नहीं आपको खाना पड़ेगा। मैं तो खाऊंगा मगर किसी को खाना है तो, थोड़ा सा बचा है। बोले नहीं आप खा जाओ। मैं खा गया। मैजिस्ट्रेट देखते रहे, सारे एडवोकेट देखते रहे। मैजिस्ट्रेट ने बोला जाना नहीं है, बैठो यहाँ। मैंने बोला क्यों, कुछ हो गया तो? मैंने बोला सर मुझे 1 घंटे का मौका दो, 1 घंटे के बाद मैं आता हूँ, 2 केजी और मंगवा के 2 केजी और मंगवा के रखो। बोला क्या बात है? मैंने बोला हाँ, और मैं खाता था। 1 घंटे के बाद फिर से मैं इतना खा सकता था, मेरा डाइजेशन पावर इतना तेज था, बहुत तेज था। मैं खिलाड़ी था, स्पोर्ट्समैन, वॉलीबॉल में नेशनल खेला हूं। पता तब नहीं चला था मुझे कि खाना मैं खा रहा था या खाना मुझे खा रहा था। हाँ ये जो रबड़ी हमारे वहां बोलते हैं दूध पाक, दूध से बना हुआ, 50 कटोरी में आराम से पी जाता था। आम का रस 50 कटोरी, बड़ी बड़ी कटोरी में आराम से पीता था। मोहनथाल हमारी स्वीट मिठाई होती है, मोहनथाल जिसे बोलते हैं, इतने इतने बड़े बड़े पीस होते हैं, 30-40 पीस में आराम से खा जाते हैं। करीब 2.5-3 केजी वेट होता है इनका। ये मेरा आहार था। फिर धीरे धीरे आहार का प्रभाव मेरी बॉडी पे होने लगा, मेरे पाँव में दिक्कत होने लगी। हर रोज 2.5-3 घंटा वॉलीबॉल खेलता था,
और वॉलीबॉल का भी मैं ऐसा प्लेयर था कि हाथ को पीछे बांध के कोई रखे ना तो अभी मैं खेल सकता था, सर से वॉलीबॉल खेलता था और मैं कभी हारता नहीं था। कभी मैं हार गया तो घर पे मुझे घर वालों को पता चलता था, खाने बैठता तब कि आप हार के आए हो क्या, खाना नहीं खा सकता था जितना मेरा मकसद होता था। सामने 6 प्लेयर एक साइड पे मैं अकेला भी खेलता था तो अभी मैं जीतता था। कई बार ऐसी भी शर्तें लगी थी। बहुत शौक था मुझे वॉलीबॉल का, मगर मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो गया। पहले एक में हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो बोले कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ उसमें गद्दी जो आती है वो घिस रही है, ग्रीस कम हो रहा है। पेन किलर चालू हुई, दिन में एक बार पेन किलर लेने लगा। दर्द बढ़ता गया, दूसरे पांव में भी शुरू हो गया। डॉक्टर ने बोला दिन में 2 बार लो। 2 बार पेन किलर लेने के बावजूद भी मेरे पांव में इतनी जलन होती थी। मैं करवट बदल के सोता था तो दोनों घुटने ऐसे रहते थे, टच होते थे तो जलन होती थी, जैसे अंगार कोयला जला हुआ उसमें रखा हो, ऐसा जलन होती थी। तो मैं पीलो को बीच में रख के सोता था, पीलो रखता था। दर्द बढ़ता गया, दिन में 3 बार पेन किलर लेना पड़ा, फिर भी कोई फायदा नहीं। जब तक देखो आज तक कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी। मेरे पास एक 25-30 साल पहले एक किताब आई थी, 100 साल निरोगी रहो। उसके लेखक थे प्रोफेसर डॉक्टर गिलवानी। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े जाने माने डॉक्टरों का अभिप्राय उसमें लिखा था और इंडिया के कई ऐसे डॉक्टरों का अभिप्राय उसमें लिखा था। उसका सारांश किताब का यही था कि आज तक कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जो किसी भी रोग को जड़ से मिटाए। ये उन लोगों का कहना है। ऐसी मेडिसिन बनी ही नहीं किसी भी रोग को जड़ से मिटाए। और दूसरा सेंटेंस ये था कि आज तक कोई ऐसी मेडिसिन बनी नहीं जिसकी कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसी बनी नहीं। तो पेन किलर से मेरी शुरुआत हुई। आप में से जो भी कुछ लेते हैं अपने डॉक्टर को पूछना उनकी क्या साइड इफेक्ट होती है, बताएंगे डॉक्टर। या तो किडनी पे इफेक्ट हो जाएगी या हार्ट पे इफेक्ट होगी, दोनों में से कोई एक फेल होने वाला है। मुझे हार्ट पे इफेक्ट होने लगी। पांव में इतनी दिक्कत हो गई थी, मैं 10 कदम नहीं चल सकता था, 5 मिनट में खड़ा नहीं रह सकता था और 14 साल तक मैं खड़ा टॉयलेट जाता था। इंग्लिश टॉयलेट में भी मैं नहीं बैठ सकता था। आज ये तो ये सोफा है, वरना मैं पालथी लगा के आराम से पूरा दिन बैठ सकता हूँ, पालथी लगा के बैठ सकता हूँ आराम से। तो हार्ट पे इफेक्ट होने लगी, मुझे अस्थमा हुआ। अब मैं 1 तास 45 मिनट्स लेक्चर नहीं दे सकता था क्लास में। एज क्या थी? 45। एक लेक्चर में नहीं दे सकता था 45 मिनट का, बीच में मुझे रुकना पड़ता था। बच्चों को वेट कितना था आपका उस टाइम? 98 केजी मेरा वेट था और मेरा पेट इतना बड़ा था, अब तो चश्मे भी निकल गए हैं। चश्मे उतार के पेट पे रख के मैं घूमता था, चश्मे नहीं गिरते थे। सोचो, मेरी बेटी की बेटी और बेटे की भी बेटी, दोनों बेटियां छोटी थी, पेट पे बैठती थी, मैं घूमता था, बोले दादा आराम खुशी, दादा आराम खुशी। सोचो ऐसा पेट किसी का देखा है आपने? हाँ, ऐसा पेट मेरा था। आज आप देख सकते हो। कई लोगों को लगेगा, अभी कोई बोल रहे हैं, ये भी बोले थे कि आप तो अट्टे कट्टे दिखते हो। अरे आप मुझे पहले कहाँ आपने देखा है? पहले मैं कैसा था? हाँ, अभी अट्टा कट्टा दिख रहा हूँ ना, पहले कैसा था? हाँ, इतना बेडोल मेरा शरीर हो गया था। चलता था तो ऐसे ऐसे पाँव नहीं मुड़ते थे, तो कैसे चलता होगा सोचो आप। हाँ, कहीं ऊपर चढ़ना होता था तो हाथ पहले रखना पड़ता था सीढ़ियों पे, फिर बाद में एक पाँव ऐसे यूं रखना पड़ता है, दूसरा ऐसे यूं रखना पड़ता था। बहुत खराब हालत हो गई थी मेरी।
तो फिर दवा की, अस्थमा की ट्रीटमेंट चालू हो गई, उसकी गोली शुरू हो गई। वो लेने के बाद उसकी साइड इफेक्ट वो हुई, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम लगने लगा। डॉक्टर ने बोला कार्डियोग्राम निकालो। कार्डियोग्राम निकाला तो बोले आपका हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। एंजियोग्राफी करवाने गया, एंजियोग्राफी करवाई। जैसे एंजियोग्राफी हो गई तुरंत मुझे व्हीलचेयर में बिठा दिया, ले जाने लगे। मैंने बोला कहां ले जा रहे हो? तो बोले आपका हार्ट 1% काम करता है, आप जिंदा कैसे हो? इमरजेंसी बाईपास, स्टैंड रखने की जरूरत नहीं है, जगह ही नहीं है स्टैंड की। इमरजेंसी बाईपास, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, सिर्फ आधा घंटा है। मैंने बोला कब से है ये प्रॉब्लम? मुझे तो पता नहीं, मैं तो करीब 70 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आया हूं दिखाने के लिए। वो तो डॉक्टर ने बोला कि करवाना पड़ेगा, जाओ। तो मैं आया हूं। बोला आप गाड़ी लेके आए? मैंने बोला हाँ। अरे कैसे? मैं तो कई साल से मैं तो गाड़ी लेके घूमता हूं, मगर हार्ट आपका काम ही नहीं कर रहा है, 1% काम करता है, सारा ब्लॉकेज है। वो तो आप बोल रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। चलो बातें मत करो, बोलो क्या करना है? मैंने बोला नहीं, मुझे बाईपास नहीं करना है। एनडीए का मुझे पता नहीं था, मगर मेरा विल पावर तेज था पहले से। तो मैंने बोला नहीं, ऐसे एक रिपोर्ट पे मैं बाईपास नहीं कराऊंगा, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। मगर आपके पास टाइम तो होना चाहिए, सिर्फ आधा घंटा ही है, इसमें से भी 5-10 मिनट तो चली गई। मैंने बोला नहीं, मैं खड़ा हो गया। कहां जा रहे हो? मैंने बोला घर जा रहा हूं। अरे व्हीलचेयर पर बैठ के जाओ। अरे व्हीलचेयर पे कहां बैठूंगा मैं, ड्राइविंग करना है ना मुझे। कमाल के आदमी हो आप। मैं वहां से चला गया, घर जाके किसी को नहीं बताया। एक हफ्ते के बाद दूसरी हॉस्पिटल गए, उन्होंने रिपोर्ट निकाला, उन्होंने भी वही बोला सिर्फ आधा घंटा आपके पास है। मैंने बोला सर माफ कीजिए, एक हफ्ते के पहले मैं वो दूसरी हॉस्पिटल में गया था, उन्होंने मुझे आधा घंटा बोला है, तो उसके बाद तो एक सप्ताह हो गई, 7 दिन हो गए। आपका आधा घंटा होता है कितने घंटों का? हाँ, आपका आधा घंटा कितने घंटों का होता है? बोले भाई प्लीज नो डिस्कस, क्या करना है वो बताओ। तो थोड़ा मुझे हो गया, परिवार वाले साथ में थे, तो बोले अब करवा लो ऑपरेशन। दूसरा कुछ मुझे पता नहीं था, तो मैंने बोला चलो ठीक है। मेरी इकोनॉमिकली कंडीशन आज भी वीक है, तब भी वीक थी। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी माँ ने करीब 15-16 घरों का कूड़ा पोछा बर्तन साफ करके मुझे बड़ा किया है। मेरे पिताजी ने ये जो मकान बनाते हैं, ईंटें उठाते हैं, माल उठाते हैं, ये काम करके मुझे बड़ा किया है। बहुत गरीब परिवार से हूँ मैं। तो पैसा तो मेरे पास था नहीं, सारा सैलरी तो बीमारियों में चली जाती थी, दवाइयों में। 10 गोलियां सुबह में, 10 गोली शाम को, अलग अलग रिपोर्ट निकलवाना। तो मैंने बोला आपके पास माँ कार्ड चलता है क्या? पहले माँ कार्ड था, अब आयुष्मान कार्ड आया है, पहले माँ कार्ड था। मैंने बोला माँ कार्ड चलता है? बोला नहीं, यहाँ नहीं चलता है। तो फिर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो बोले हमारा एक ग्रुप चल रहा है, तो अहमदाबाद में मैं पर्ची लिख देता हूँ, आप अहमदाबाद में वो हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ माँ कार्ड चलता है, आपको पैसा खर्च नहीं होगा। मैंने बोला चलो ठीक है, पर्ची लिख दो। मगर बोले आप अहमदाबाद कैसे जाओगे? यहाँ से तो करीब 3 घंटा तो आपको आराम से लगेगा, और आपके पास है तो आधा घंटा। तो मैंने बोला ऐसा करो, ऑपरेशन यहाँ कर लो, ग्रुप आपका है, माँ कार्ड वहां पहुंचा दो। ऐसा करो। नहीं, ऐसा नहीं चलता। तो मुझे जाने दो, और क्या। मैं वहां से निकल गया, सेल्फ ड्राइविंग कर रहा था। करीब 300 किलोमीटर जाना था मुझे घर से, 300-350 किलोमीटर। अहमदाबाद गया, जो उन्होंने पर्ची लिख दी थी वहां नहीं गया। मेरे ससुराल से मेरे साले का एक बेटा वहां पे अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल, एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, और उसमें एक डिपार्टमेंट ये हार्ट का भी है, UN मेहता करके। तो वहाँ वो डॉक्टर है, तो चलो एक घर का डॉक्टर है, उसको दिखाया, सही गाइडेंस मिलेगा।
उनके पास गया, उन्होंने रिपोर्ट निकाली, उन्होंने वही बोला, फूफा आधा घंटा आपके लिए। अरे बोला भाई ये तेरा आधा घंटा छोड़ तू, हाँ महसाणा में आधा घंटा बोला, मैं 3 घंटा हुआ यहाँ आया हूँ, अभी तेरा आधा घंटा, अरे आपका हाथ काम ही नहीं कर रहा है, कैसे आप घूमते हो? मेरा स्वभाव पहले से हंसी मजाक का है, तो मैं बस घूम रहा हूं, क्या है ये, आप लोग मुझे डरा रहे हो ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम लगता ही नहीं है। बोले नहीं बात मत करो, मैं एक ऑपरेशन पूरा करके आता हूं और तुरंत आपको ऑपरेशन करना है, आप ऑपरेशन करने के लिए जाओगे तो क्या आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा? हाँ तो आप तो मुझे आधा घंटा बोल रहे हो। थोड़ा पूछा मैंने, बाईपास कराने के बाद दोबारा प्रॉब्लम हो सकता है क्या? बोले हाँ, कई लोगों को 2 बार भी बाईपास करवाना पड़ता है, 3 बार भी करवानी पड़ती है, और न करवाओ तो बोले आपको दवाई लेनी पड़ेगी लाइफ टाइम, मगर कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं। मैंने सोचा क्या करूं, बेटी साथ में थी, वाइफ बेटा 3-4 लोग हम थे, सबने बोला ऑपरेशन करवा लो, अब आपने 3 हॉस्पिटल में दिखा दिया, अब क्या है? मगर अंदर से कुछ ऐसी आवाज मुझे सुनाई थी कि नहीं ऑपरेशन तो नहीं करना है। तो मैंने बोला नहीं ऑपरेशन नहीं करना है, चल तू दवाई लिख दे। 3 महीने की मुझे दवाई लिख दी। दवाई लेते लेते बीच में एक बार वॉमिट हो गई, इतनी वॉमिट जो बंद ही नहीं हो रही थी डे नाइट, ग्रीन कलर का अंदर से कुछ निकल रहा था, मैंने कुछ ग्रीन कलर का खाया ही नहीं था। फिर गए हॉस्पिटल, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली, बताया मुझे आपके गोल ब्लैडर में स्टोन थे, उसकी वजह से गोल ब्लैडर पक गया, पस हो गया और फट गया है, पस बॉडी में फैल गया है, इमरजेंसी गोल ब्लैडर नहीं निकाला तो कल शाम 5 बजे तक आप जिंदा हो। ये पांव के लिए करीब 10-15 हॉस्पिटलों में दिखाया, सबने जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बोला, ये ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, अब गोल ब्लैडर का ऑपरेशन, क्या करो? कल शाम 5 बजे तक आप जिंदा हो। मैंने बोला भाई मैं तो ये दिखाने आया हूँ, वॉमिट हुई इसलिए, हाँ अब क्या ऑपरेशन करोगे? मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं तो स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, हाँ मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, स्कूल में जाना पड़ेगा। अरे भाई स्कूल में बात जिंदा रहोगे तो जाओगे ना, हाँ पहले ये काम करो। मैंने बोला कल 5 बजे तक तो हूँ ना? बोले हाँ। तो मैं घर जाके स्कूल में जाके छुट्टी लेके पैसों का बंदोबस्त करके कल 10-11 बजे यहाँ आ जाऊँ, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक मैं दवाई लिख देता हूँ, आप दवाई लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दवाई लिख के दी, मेडिकल स्टोर में गया, 1200 रुपया, शाम 5 बजे तक तो मैं हॉस्पिटल में हूँ और दूसरे दिन 10 बजे आना है, इतने घंटे में 1200 की दवाई लिख दी। मेरे पास पैसा तो था नहीं, मैंने बोला रखो भाई दवाई मुझे नहीं चाहिए। दूसरे दिन परिवार वाले तैयार हो गए, चलो हॉस्पिटल ऑपरेशन। मैंने बोला नहीं, दूसरे डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी हॉस्पिटल गए तो वहां डॉक्टर तो थे, मगर जो रिपोर्ट करना था वो मशीन क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो काम नहीं कर रही थी। तो बोले आपको 5 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में। मैंने बोला क्या बात है, देखो 5 दिन का मुझे जीवनदान मिल गया। आज शाम 5 बजे तक ही मैं जीता था, यहाँ उन लोगों ने 5 दिन के लिए बोला, घर पे मुझे क्या काम है? छुट्टी रख दी और 5 दिन हॉस्पिटल में रहा। 5 दिन के बाद रिपोर्ट निकाली तो फिर मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में तो कुछ न कुछ ऐसा होता है। तो बोले 10 दिन के बाद आपको आना पड़ेगा, रिपोर्ट 10 दिन के बाद मिलेगी, तब तक मैं आपको दवाई देता हूँ। दवाई दी। मैंने सोचा चलो 10 दिन और मुझे मिल गए। हाँ देखो मैं कोई चमत्कार में नहीं मानता, चमत्कारों से मैं दूर हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, नास्तिक नहीं हूं मैं, मगर अंधश्रद्धालु भी मैं नहीं हूं। चमत्कारों में मैं नहीं मानता हूं, मगर मेरे साथ चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ मेरे साथ। एक बार मैं बस में ट्रैवलिंग कर रहा था, मेरे बगल में एक भाई बैठा था, वो कुछ मैगजीन पढ़ रहा था।
जिसका नाम था स्वदर्शन। सारी जानकारी तो मुझे बाद में पता चली कि ये गुरुजी की ओर से पहले हर महीने स्वदर्शन मैगजीन निकालते थे। वो ऐसी शिविरें होती थी 5-5 दिन की, 10-10 दिन की। लोग आते थे 5-10 दिन में किसी को क्या फायदा हुआ क्या नहीं, वो सब लिख के देते थे। और गुरुजी वो एक्सपीरियंस, अभी ये वीडियो बना रहे हैं, वो उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, तो गुरुजी मैगजीन में ये सारे कुछ लिखते थे। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेंटर इंचार्ज होते थे, एनडीएस के सेंटर इंचार्जों को वो फ्री में बांटते थे। तो वो भाई के पास वो मैगजीन था, मेरी नज़र वहाँ गई, पढ़ने लगा। मगर कई लोगों की आदत होती है, अखबार खोल के बैठते हैं ना, और बाजू वाला नज़र अंदर डालता है ना, वो अखबार बंद करके रख देते हैं। कई लोगों की ऐसी हैबिट होती है, अच्छा नहीं लगता है तो बंद करके रख देते हैं। इन्होंने भी ये बंद करके रख दिया, मगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट लगा मुझे। मैंने बेशरम मांगा, भाई प्लीज मुझे बताओ ये कुछ अच्छी चीजें हैं इसमें। एक एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा, मेरा स्टैंड आ गया, मुझे उतरना था, क्या करूं, उसको वापस देना पड़ेगा। अंदर से मर्जी तो नहीं थी देने की, मगर चलो लगे तो तीर वरना तुक्का, मांगने में क्या जाता है। मैंने बोला भाई साहब ये कहां से मिलता है, प्लीज मुझे एड्रेस दो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बोला कि मैंने पढ़ लिया है, आप रख लो। हाँ, मैंने पढ़ लिया है, आप रख लो। और गुरुजी नीचे लिखते भी थे कि आप पढ़ो और दूसरों को दे दो। तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैं घर पे आया, वो दिन था 8 जून 2014। पूरा पढ़ा मैंने। कई लोगों के एक्सपीरियंस थे जो मुझे प्रॉब्लम थे, ऐसे प्रॉब्लम वालों के भी एक्सपीरियंस थे, उनका नाम था, मोबाइल नंबर था। मैंने कॉल किया इन लोगों को, तो सबका एक ही अभिप्राय, एक ही राय, हाँ हम ठीक हो गए, आप भी ठीक हो सकते हो, ये करो। और लास्ट पेज पे गुरुजी की जो शिविरों का शेड्यूल होता था साल भर का, उसका प्रोग्राम लिखा हुआ होता था। तो वहां पे मेरी नजर गई, तो 10 जून को ही, 8 जून को मेरे हाथ में आया है मैगजीन। 9 जून को मेरा स्कूल का वैकेशन खत्म होने वाला था, और 10 जून को शिविर थी सिद्धपुर में। मैंने सोचा चलो सिद्धपुर शिविर में जाना ही है, चाहे कुछ भी हो। 9 जून को मैं स्कूल में गया, रिपोर्ट दे दी, 5 दिन की छुट्टी ले ली, और 10 जून को मैं शिविर के लिए निकला। मगर वार्निंग लिखी हुई थी उसमें कि शिविर में आने वाले को घर से कुछ भी खाए पिए बिना आना है। मुझे तो बीपी का प्रॉब्लम भी था, 2 टाइम बीपी की गोली लेने के बावजूद भी मेरा बीपी 200 ऊपर रहता था। तो सुबह में उठते ही सबसे पहले तो बीपी की गोली लेनी थी। सोचा क्या करें, ड्राइविंग करके जाना था, चलो कौन देख रहा है, हाँ? खाना खा लेते हैं, दवाई ले लेते हैं, कौन देख रहा है। मगर अंदर से कुछ ऐसी आवाज आई, नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, गलत है। अब जा रहे हो तो पालन तो करना पड़ेगा। फिर भी दवाई जेब में रखी, नाश्ता साइड की सीट में रखा, और दोनों को जाना था। मगर एक डेट हो गई तो वाइफ नहीं आ पाई, तो मैं अकेला गया। मैंने बोला चलो मैं अकेला जाता हूँ, देखते हैं क्या है। तो मैं निकल पड़ा, करीब 70 किलोमीटर ड्राइविंग करना था। मैं वहां पे गया, मगर जाने के बाद तो हल्ला मचा दिया, अरे भाई कौन है बीवी चौहान, कौन है बीवी चौहान, कहाँ है, मुझे मिलना है। अरे भाई अभी शिविर स्टार्ट होगी, स्टेज पे आ जाए। अरे मुझे पहले मिलना है यार। मैं बहुत गर्म मिजाज का था, हाँ, मेरा गुस्सा, बहुत गुस्सा था मेरा। पिछली लास्ट बैच में किसी बच्चे ने कोई शरारत की और मैंने यूं इशारा किया ना, इधर आ, तो मेरे पास आते आते तो उसकी चटनी बिगड़ जाती थी, बिगड़नी ही चाहिए, इतना गर्म मिजाज था मेरा। तो बोले जाओ कमरे में बैठे हैं। मैं कमरे में गया, कविन सर बोले हाँ आओ। मैंने ये बात बताई, गुरुजी ये हाल है मेरा, इतने सारे प्रॉब्लम हैं, और बीपी की गोली तो सबसे पहले मुझे लेनी पड़ती है। तो बोले आज ली क्या? मैंने बोला नहीं ली, इसलिए तो आपको पूछने आया हूँ। तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने बोला नहीं प्रॉब्लम तो नहीं, आया हो के मैं ठीक हूँ, गाड़ी ड्राइविंग करके आया हूँ, तो फिर दवाई क्यों लेनी है? देखो इंसान को इशारा काफी होता है, इंसान को इशारा काफी होता है।
गुरुजी ने मुझे बोला कि यदि आपकी बॉडी मांगे तो दवाई लेनी है या डॉक्टर ने बोला है तो दवाई लेनी है। मैंने बताया ना कि गुरुजी डॉक्टर ने बोला है, तो गुरुजी ने ये बोला, डॉक्टर बोले तो लेना है या बॉडी मांगे तो लेनी है। मैं समझ गया, मैंने बोला हाँ सर वैसे तो बॉडी मांगे तो लेनी चाहिए। तो गुरुजी ने दूसरा बोला, शरीर में दवाई की जरूरत है ही नहीं, यदि आपका मनोबल मक्कम है तो शरीर में दवाई की जरूरत नहीं है। मैंने बोला सर डॉक्टरों ने डरा दिया है ना, तो बोले उनका तो काम ही है डराना, तभी तो उनका कारोबार चलेगा ना, वो तो डराएंगे ही। आपको बताया डरा है आपको आधा घंटा अभी तक तो आप जी रहे हो, तो वो तो डराने का काम है उनका। यदि आपका मनोबल मक्कम है तो दवाई की जरूरत नहीं है। मैंने बोला गुरुजी मेरा मनोबल तो इतना मक्कम है ना, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, हाँ ज्यादा बोल गया, एचपी हरक पदूड़ा, हाँ ज्यादा बोल गया। मैंने बोला गुरुजी मेरा मनोबल तो इतना मक्कम है ना, और था, यदि आप मांगो ना तो मैं सर काट के आपके चरणों में रख सकता हूं, मेरा मनोबल इतना मक्कम है। गुरुजी बोले भैया देखो सर को मैं क्या करूंगा हाँ यदि इतना आपका मनोबल मक्कम है, दवाइयां मेरे चरणों में रख दो, देखो क्या होता है। 5 दिन हम साथ में हैं, जरूरत पड़ी तो ले लेना, दे दूंगा मैं फंस गया, हाँ फंस गया, क्या करो दवाई दूं या न दूं। डॉक्टरों ने तो डरा दिया था, किसी ने आधा घंटा, किसी ने कल 5 बजे तक, मगर सब बोल दिया। सारी दवाइयां मैंने गुरुजी के चरणों में रख दी। साधक मित्रों आज तक मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, आज तक। शिविर स्टार्ट हुई, मैं तो जिज्ञासु था, पहले ही बैठ गया, चेयर लगी थी पहली लाइन में बैठ गया। गुरुजी ने शुरुआत की, जो जैसे मैंने शुरुआत की, सारे रोगों का कारण एक ही है, कब्ज। मैंने ये सुना सारे रोगों का कारण कब्ज है, मुझे तो कब्ज है ही नहीं, मैं गलत जगह पे आ गया, हाँ मैं गलत जगह पे आ गया, मुझे तो कब्ज है ही नहीं, क्योंकि मैं इतना कुछ खाता था, मगर टॉयलेट जाता था, जब भी मुझे मानो रात को 2 बजे उठ के कहीं जाना है 2 बजे ऑर्डर आ जाता, 4 बजे जाना है 4 बजे ऑर्डर आ जाता, जब भी मुझे जरूरत होती, हाँ जैसे स्विच ऑन करते हैं लाइट होती है ऐसे मुझे ऑर्डर आ जाता था, और विदिन अ सेकंड 2 से 3 सेकंड में मेरा काम हो जाता था। वो तो मेक क्वार्टर बाद में स्टार्ट होता था तो मुझे रुकना पड़ता था, वरना मेरा काम ऐसे हो जाता था, दोबारा कभी जाना नहीं पड़ता था। गुरुजी ने पूछा कितनों को कब्ज नहीं है, पहले उंगली मैंने खड़ी कर दी, मुझे कब्ज नहीं है। गुरुजी बोले आप वही हो ना अभी कमरे में आए थे। मैंने बोला हाँ। तो आपको तो इतने सारे प्रॉब्लम है और आपको कब्ज नहीं है। मैंने बोला नहीं है। तो बोले बताओ क्या है आपका ये टॉयलेट का शेड्यूल। मैंने बोला बस ऐसा है, जितने बजे मुझे जाना है जा सकता हूँ, एक ही बार जाता हूँ, दोबारा जाना ही नहीं पड़ता है, और विदिन अ सेकंड में मेरा काम हो जाता है, मुझे कहाँ कब्ज है। बोले सबसे ज्यादा कब्ज आपको है। मुझे गुस्सा आया, हाँ शरीर मेरा है, मुझे पता है, आपको बोला तो नहीं मगर मन में, हाँ गलत जगह पे आ गया। गुरुजी ने एनिमा के बारे में बताया सबको कि काउंटर पे एनिमा मिलेगा, किट सबको दोपहर में जो रेस्ट का टाइम है उस टाइम पे सबको एनिमा लेके आना है। मगर मैं एनिमा क्यों लूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, मैंने तो खरीदा ही नहीं। मुझे क्या पता दूसरे सेशन में गुरुजी पूछेंगे। दूसरे सेशन में गुरुजी ने पूछा किसने एनिमा नहीं लिया है। मैंने पीछे धीरे धीरे देखा, किसी की उंगली खड़ी नहीं थी। धीरे धीरे मैंने उंगली खड़ी की। बोले क्यों आपने नहीं लिया। मैंने बोला अब झूठ बोलना पड़ा मुझे, माफ करना। मैंने बोला गुरुजी मैं थोड़ा बाहर गया था ना, तो मेरे पास टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, शाम को परचेज कर लेना और सोने से पहले एनिमा लेना है और सुबह में लेके आना है। बोले हाँ ठीक है, मगर मैं क्यों लूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, मैंने तो खरीदा ही नहीं, ना शाम को लिया ना सुबह में, खरीदा नहीं तो लूंगा कहां से।
क्या पता दूसरे दिन फिर पूछेंगे। गुरु जी ने तो फिर पूछा, कितनों ने अलीमा नहीं लिया, डरते 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 उंगली खड़ी की। गुरु जी का गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा। इसके बाद 11 साल से इनके साथ इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया। देखा ये कथा सत्संग चल रहा है क्या? मेरा और आपका टाइम बर्बाद कर, चलो भागो यहाँ से। मैंने सोचा यहाँ रुकना भी किसको है, यहाँ रुकना भी किसको है। गुस्सा तो मुझे भी आ गया, मगर मैं गम खा गया कि ये बंदा इतना कुछ बोलता है तो उसकी बात में कुछ दम तो होगा। हाँ, वरना इतना गुस्सा तो ना करते, कम से कम बात में कुछ दम होगा। अंदर से ऐसी कुछ आवाज आई, गम खाइए, खा ले भैया। तो मैं गम खा गया। यदि उसी दिन मैं गेट आउट हो गया होता तो दुनिया से मैं गेट आउट हो गया होता। आज यहाँ बैठने का मुझे मौका नहीं। मैं चमत्कारों में नहीं मानता हूँ, मगर मैं चमत्कार वो मानता हूँ कि आज मुझे एनडीएस करने वाले, ऐसा मेरा कोई दावा तो नहीं है, मगर